कराची से मैं 85 में निकला एज ए स्टूडेंट अमेरिका के लिए। अब तक मैं 188 कंट्रीज जा चुका हूँ। 30 दिनों में मैं 10 मुल्क गया, वो सारे साउथ ईस्ट एशिया के मुल्क थे। अमेरिका मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वहाँ मैंने अपने लाइफ के बहुत अच्छे 15 साल गुजारे एज ए स्टूडेंट। आप अगर रिसोर्सेज है, टाइम है और पैशन है, दुनिया जरूर देखें। तो इससे मैं इमरान यूसुफजई और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। यूँ तो हर किसी को शौक होता है कि वो पूरी दुनिया घूमे, लेकिन ये पूरी दुनिया घूमना हर किसी के बस की बात नहीं है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। कराची से वो 1980 में चले अमेरिका गए और उसके बाद उनका पूरा सफ़र शुरू हुआ कि उन्होंने पूरी दुनिया तकरीबन घूम ली। सिर्फ 8 ममालिक ऐसे हैं जो अभी तक बकाया हैं उनकी ज़िंदगी में, उन्होंने घूमने हैं। और वो कौन कौन से ममालिक हैं और कौन से ममालिक उन्होंने सफ़र कर लिए है, तो वो आइए इनसे जानते हैं कि इनकी तमाम ज़िंदगी में जो उन्होंने पूरी दुनिया घूम ली है। वैसे तो कहा जाता है महावरतन कि जिसने पूरी दुनिया घूम ली है उसने सारा कुछ देख लिया है, तो इन्होंने पूरी दुनिया ऑलमोस्ट घूम लिया, सिर्फ 8 ममालिक अब बाकी हैं। आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं सैयद मुनव्वर हसन साहब से, जो आप दुबई में मौजूद हैं और आज दुबई विज़िट कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि इनका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, कैसे, क्योंकि ट्रैवलिंग जो है एक एक्सपेंसिव चीज़ है। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, अवेयरनेस ज़्यादा होगी, लेकिन जब इन्होंने शुरू की यकीनी तौर पर उस वक्त मालूमात कम होती थी। तो ये कैसे सफ़र शुरू हुआ, आइए मुनव्वर हसन साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सबसे पहले तो सुनो न्यूज़ को वक्त देने के लिए शुक्रिया। ये बताइए कि ये सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ, कहाँ से आप चले, कराची से चले और आज कितने ममालिक आपने घूम लिए? कराची से मैं 85 में निकला एज ए स्टूडेंट अमेरिका के लिए और अब तक मैं 188 कंट्रीज जा चुका हूँ और सिर्फ 9 और रहते हैं। इंशाल्लाह जल्दी पूरा करूँगा। हमें ये बताइए कि ये सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ, मतलब आपने कैसे सोचा? क्योंकि शुरू से तो कोई बचपन में कहे कि हमने ट्रैवलर बनना, तो ऐसा तो नहीं होता। आजकल लोग वीडियोस देख के कहते हैं कि हमने ट्रैवलर बनना और पूरी दुनिया घूमनी है। तो आपका ये सफ़र का आगाज़ किस तरह हुआ, कैसे मतलब आपके ख्याल में आया कि जाना चाहिए, कि कोई अपॉर्चुनिटी मिली आपको? हाँ, ये 1998 की बात है। कैथे पैसिफिक एयरलाइन जो हांगकांग की है, तो उन्होंने एक डील निकाली थी कि $1000 में आप 30 दिन तक अनलिमिटेड सफ़र कर सकते हैं। अच्छा। तो मैंने फिर बनाना शुरू किया प्रोग्राम, किस तरह करना है मुझे, और फिर उन 30 दिनों में मैं 10 मुल्क गया। अच्छा। और वो सारे साउथ ईस्ट एशिया के मुल्क थे। मैंने साउथ कोरिया से शुरू किया और नीचे इंडोनेशिया तक गया था मैं। तो जब मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि दुनिया कितनी डिफरेंट है, हर कल्चर कितना डिफरेंट है, उनके खाने, उनके लोग, तो बस वहीं से मुझे शौक़ हुआ कि इसे कंटिन्यू रखना चाहिए। अच्छा, जो पहला मुल्क आपने सफ़र किया उसके बाद आपको लगा कि जब आपने बाकी कंट्री करनी चाहिए, यकीन तौर पर जब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, वो आपने 1 मंथ के अंदर 10 मुल्क कर लिए, उसके बाद फिर आपने कैसे प्लान किया? जैसे आपने बताया कि आप स्टूडेंट थे, और स्टूडेंट के बाद जब आपने जॉब स्टार्ट की तो वो कैसा था, उसमें कैसे टाइम मिलता था आपको? जॉब में तो मुश्किल से 4 वीक के वेकेशन होती थी और उसमें मैं प्रोग्राम बना लेता था सेंट्रल अमेरिका का या यूरोपियन कंट्रीज़ का। वहाँ से चूँकि स्टूडेंट वीज़ा मेरे पास था तो आसान था वीज़ा मिलना। लेकिन फिर मुझे ये हुआ कि साल में अगर मैं 3, 4, 5 मुल्क देखूँगा तो मैं काफ़ी कुछ देख नहीं सकूँगा। तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि अपना बिज़नेस किया जाए, तो मैं अमेरिका से कनाडा मूव हो गया। ये बात है 2000 की। उसके बाद फिर चूँकि मेरा अपना बिज़नेस था तो साल में 3-4 बार मैं 2-2, 3-3 वीक के लिए ट्रैवल करता था। अब 197 में से 188 मुल्क जो हैं वो आपने घूम लिए। इनका एक सफ़र बताइए कि ये कैसा था, किस मुल्क में आपको मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई और किस मुल्क का वीज़ा जो आपको समझ रहे थे कि ये मुश्किल होगा और उस मुल्क को आप सोचे ख़तरनाक हो, लेकिन वहाँ जब आप गए तो आपको बड़ा वेलकमिंग था और लोग अच्छे थे। मतलब कोई दिलचस्प चीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए अपने ट्रैवल की। अच्छा, ये एक मेरा तो कहना ये है कि डोंट बिलीव व्हाट यू हियर, गो एंड चेक आउट बाय योरसेल्फ ना, कि आप खुद जाके देखें। जैसे अभी मैं यमन में था तो यमन का बड़ा खौफ है लोगों को कि वहाँ ट्रैवलिंग आसान नहीं है, लेकिन मैं 5 दिन रहा, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ा मज़ा आया मुझे। और मुश्किल अफ्रीकन कंट्री, ख़ासकर जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी मुश्किल है। एक तो उनका वीज़ा बड़ा मुश्किल है, नो मैटर आपके पास अमेरिकन पासपोर्ट है, कैनेडियन है, पाकिस्तानी है, लेकिन मुश्किल से वीज़ा मिलता है। और फिर करप्शन बहुत है और सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। फ़ोटो लेने में भी आपको काफ़ी तंग कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, अभी
पिछले साल मैं कॉन्गो में था, DRC। 2 कॉन्गो हैं, एक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो वहाँ मैं मार्केट में ऐसी फ़ोटो ले रहा था, तो एक अंडर कवर पुलिस वाला था, उसने रोक लिया मुझे, शो मी योर पासपोर्ट, शो मी योर पासपोर्ट। मैंने कहा पासपोर्ट तो मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता, क्योंकि कनाडा मना करता है कि तुम किसी को पासपोर्ट नहीं, तो कम विद मी। और मुझे इशारा करता रहा हैंडकफ का। अच्छा। हाँ, ऑफिस लेके गया वहाँ, मुझे अपने ऑफिसर से उसने बताया कि ये फ़ोटो ले रहे थे, तो मैंने कहा मैं डिलीट कर दूंगा जो अगर फ़ोटो है। तो ऑफिसर बोला नो, वी डोंट नो इफ़ यू आर स्पाइंग, यू आर स्पाई है, तो हमें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। अच्छा। तो यू सिट डाउन। तो उसने मेरे सारे फ़ोटो चेक किए, पासपोर्ट चेक किया, फिर कहने लगे हम तुम्हारे होटल रूम चेक करेंगे। अब मैं थोड़ा डरा, मैंने सोचा कि अगर अपनी पुलिस जैसे वो हुए ना, तो कुछ रख ना दे उसमें कि दो तुम्हारे पास तो ये था। और आए मेरे होटल में, 20-25 मिनट तक सब देखा उन्होंने, फिर फ़ोन किया बॉस को अपने कि नहीं सब ठीक है, कुछ नहीं है। अच्छा। तब उन्होंने फिर कहा कि अब फ़ोटो डिलीट करो, और 2000 उनके जो सीफा है करेंसी, तो उसके 60,000 तकरीबन $200 फिर फाइन किया मुझे। अच्छा। और कहा आप फ़ोटो नहीं लेना। अच्छा। अच्छा, काफ़ी ख़तरनाक भी होता है क्योंकि आप नए मुल्क में होते हैं, नए लोग होते हैं, कोई जानने वाले होते हैं, तो बंदे को डर तो लगता है कि अगर किसी नए झमेले में ना पड़ जाएं। मुझे ये बताइए कि जब आपने सफ़र शुरू किया 1980s में और आज आप 2025 से, लेकिन तौर पर जब हम ट्रैवल करते हैं, तो मैं किसी मुल्क, अगर मैं लास्ट चाइना गया था, तो मुझे वहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, बैरियर था लैंग्वेज का, बट वो मोबाइल ने सॉल्व कर दिया था। हमारी ट्रांसलेशन हो जाती थी तो हम हो जाता था। आपके दौर में कैसे होता था? आप किसी मुल्क गए, वहाँ लैंग्वेज के, तो उसको कैसे आप सॉर्ट आउट करते थे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, चूँकि इंटरनेट नहीं था ना, तो इन्फॉर्मेशन मिलना बड़ा मुश्किल होता था। और मुझे याद है जब मैं यूरोप में मैंने सफ़र किया है, गाड़ी रेंट की मैंने, तो मैप होता था, क्योंकि जीपीएस उस वक्त था नहीं, तो मैप देख के जाना होता था। और जैसे मैं जैसे बुखारेस्ट में था, तो वहाँ अपना होटल ढूंढना एक मसला, क्योंकि ट्रैफिक भी देखना है, किधर जाना है। तो कई बार मैंने टैक्सी रेंट की ना, कि टैक्सी से कहा मैं तुम्हें फॉलो करूँगा, मुझे यहाँ पहुँचा दो। अच्छा। हाँ, तो बड़ी, अब कोई फ़ोन नहीं होता था किसी से, काफ़ी प्रॉब्लम्स थी उस वक्त। अब तो बहुत आसान हो गया सफ़र, घर बैठे आप अपना होटल भी देख सकते हैं कैसा है, किस गली में है, और रिव्यू भी देख सकते हैं। तो अब तो काफ़ी आसान हो गया। बॉर्डर वीज़ा भी आप प्रोसेस दे सकते हैं कि फ़लाँ बॉर्डर पे हमें कितना, अगर किसी कंट्री टू कंट्री बॉर्डर जब हम ट्रैवल करते हैं, तो वो भी उस वक्त आपने ऐसे बॉर्डर क्रॉस किए हैं, जैसे बहुत सारे ममालिक अफ्रीका में एक साथ हैं, तो बॉर्डर से आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो वो वहाँ पर कुछ मुश्किलात होती थी। अब तो हम गूगल करते हैं और हमें पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। हाँ, उस वक्त तो बड़ा मुश्किल होता था कि आप एम्बेसी जाएँ, उनके देखें कौन कौन से पेपर्स चाहिए तुम्हें, और उसके बाद फिर हमें पहले से नहीं मालूम होता था कि वो क्या पूछ सकते हैं ना। तो ये तो एक प्रॉब्लम थी उस वक्त। अच्छा सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप वाहिद पाकिस्तानी हैं कि जो इतने ज़्यादा ममालिक घूम चुके हैं अब तक? हाँ, मेरे ख्याल में मुझे तो अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसने 150 से ज़्यादा किए हों। अच्छा। तो कनाडा में भी अब मैं टॉप 5 में हूँ, वहाँ भी अभी किसी ने भी इस वक्त जो कंप्लीट नहीं किया हुआ। मैंने सुना है कि कुछ लोग थे आज से 15-20 साल पहले जिन्होंने कंप्लीट किए थे, लेकिन उसके बाद 2 नए कंट्री बन गया ना, साउथ सूडान और ईस्ट टीमोर, तो फिर वो लिस्ट से निकल गया ना, जो जिन्होंने सारे कंट्रीज देखे हुए। आप बता रहे थे कि अमेरिका की तमाम स्टेट्स ऑलमोस्ट आपने घूम चुके हैं, उसके बारे में बताइए वो कैसा एक्सपीरियंस था? हाँ, वो मुझे अमेरिका, मुझे मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ मैंने अपने लाइफ के बहुत अच्छे 15 साल गुजारे एज ए स्टूडेंट। बहुत अच्छा कंट्री होता था, अब तो थोड़ा चेंज हो गया है। तो मैंने बाई रोड सफ़र किया सारा, कुछ फैमिली के साथ, कुछ अकेले। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है अमेरिका विज़िट करना। हाँ, ख़ास जैसे कैलिफोर्निया, एरिज़ोना, अलास्का, तो सिर्फ एक स्टेट रह गया है, 49 देख चुका हूँ मैं, और मेन वो अगले साल देखने का इरादा है इंशाल्लाह। एक और जेन्युइन सवाल जो बनता है कि किसी भी ट्रैवलर से, अगर आप ट्रैवल करते हैं तो कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें आप, क्योंकि आपने तो 188 कंट्रीज़ ऑलरेडी
ऑलमोस्ट ट्रैवल कर लिए हैं, तो कौन सी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती है जब आप ट्रैवल करते हो तो ये फिंगर टिप्स होती है कि ये रेडी करके ही चलना है? अच्छा, हाँ, मैं सभी से कहता हूँ कि दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे और पासपोर्ट। उसके अलावा मैंने देखा लोग चीज़ें रख रहे होते हैं कि 4 शर्ट रखो, 4 पैंट्स रखो, टूथब्रश रखो। कोई चीज़ भी ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ हर जगह मिल जाती है। मैं अक्सर यही करता हूँ, 2 शर्ट लेता हूँ और जहाँ गया वहाँ से $3-4 की शर्ट ली और वहाँ पहनी 2-3 दिन, क्योंकि कैमरा सबके नज़रों में आ जाता है ना। सही। हाँ, कि ये बाहर का ये फ़ोटो ले रहा है। अच्छा। तो इसने फ़ोन ने बड़ा आसान कर दिया है, तो वो ज़रूर रखता हूँ। एक एक्स्ट्रा फ़ोन रखता हूँ कि अगर कोई छीन ले, जो अक्सर कई बार हुआ है, तो दूसरा यूज़ कर ले। अच्छा, ऐसा कई दफ़ा हो चुका है आपके हाँ साथ? हाँ, एक बार वहाँ गिनी बिसाऊ में हुआ था, अच्छा। लेके भाग गया। अच्छा। तो अब अक्सर अकेले होने में एक नुकसान है कि किसी को देना कि मेरा फ़ोटो ले लो। हाँ। मुझे वो एक मूवी याद आ जाती है ना, चेवी चेस की थी, कि वो पेरिस में ना वो फ़ोटो लेने के लिए किसी को देता है, दूसरा कहता है और पीछे जाओ, भी भाग जाता है लेके। तो आपके साथ हो चुके हैं वो? हाँ, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं या तो किसी सिक्योरिटी वाले से कहता हूँ, पुलिस से, या किसी औरत से कहता हूँ, या किसी फैमिली से कहता हूँ जो भाग न सके। सही। हाँ, जिबूती में हुआ था कि वो मुझसे कहना कि उसके फ्लावर्स थे, इसके पीछे चले जाओ तुम। लेके भाग गया वो। अच्छा। हाँ, तो अब मैं किसी को नहीं देता। लेकिन सर ये बताइए कि जैसे आपने 1980 से शुरू किया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस वक्त, क्योंकि आजकल तो हम बहुत सारे ट्रैवलर्स की व्लॉग्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, उनकी डेली रूटीन देखते हैं, उनकी हर चीज़, उनको ट्रैवल कैसे प्लान करते हैं, कैसे वो मुल्क में दाखिल हो रहे हैं, एग्जिट कैसे करते हैं, इमिग्रेशन कैसे करते हैं। आपके पास उस वक्त जब आपने 80s में शुरू किया तो आपके पास वो तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, तस्वीरों की शक्ल में है या किसी ऑडियो वीडियो भी अवेलेबल हैं उस वक्त की? उस वक्त मेरे पास फ़ोटोज़ हैं, वो जैसे कैमरे होते थे, 16 पिक्चर्स की रील होती थी, वो 8-10 एक सफ़र में ख़त्म होती थी, फिर घर आके उनको धुलवाना होता था। सही। तो काफ़ी रिकॉर्ड रखा हुआ है मैंने, और जर्नल्स भी बनाई हुई हैं, जब मैं डायरी लिखता था। अच्छा। और अभी भी लिखता हूँ। अच्छा। हाँ, लोग अक्सर हैरान होते हैं कि ये तो इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है। एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन मैं लिखता हूँ सारे पॉइंट्स की, कहाँ मैंने विज़िट किया, क्या मेरा एक्सपेंसेस क्या थे, और कोई इंटरेस्टिंग वाक़या क्या हुआ। तो आप एक्सपेंस की बात करें, ऐसा कौन सा कंट्री जो आपका बिल्कुल सस्ता हुआ और कौन सा सबसे ज़्यादा महंगा हुआ और क्यों हुआ? अब इस वक्त अफ्रीकन कंट्रीज़ बहुत महंगे हैं। अच्छा। अब जैसे मैं साउथ सूडान जा रहा हूँ कल, वो 3 दिन के मुझसे ले रहे हैं $1300। अच्छा। हाँ, और उनका वीज़ा है $200 का, $65 जो है रजिस्ट्रेशन है। तो जबकि वो कोर्ट मुझे कर रहा था 1900 3 दिन के। मैंने उससे कहा 1900 में तो मैं यूरोप के 10 कंट्रीज़ चला जाऊँगा, लेकिन दैट्स द वे इट इज़। इसी तरह कॉन्गो का वीज़ा था $450 का, और होटल $100 से कम की होटल नहीं मिलती, बिल्कुल बेकार होती है ना। अच्छा। हाँ, ये अजीब बात है। तो एक्सपेंसेस के लिहाज से अफ्रीका बहुत महंगा है, और साउथ ईस्ट एशिया बहुत सस्ता है। अच्छा। जैसे वियतनाम है, हर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, और ट्रांसपोर्टेशन बहुत सस्ती है। अब अफ्रीका में आप 2 घंटे की फ़्लाइट लें तो $600-800 हो गई। अच्छा। वियतनाम में 2 घंटे की लेंगे $60 हो गई। इससे हम जान सकते हैं अफ्रीका में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है, और वहीं के 5 कंट्री में भी रहते हैं जिन्हें विज़िट करना है मुझे। अच्छा। अच्छा। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आपने ये सब तमाम इतने ममालिक कर लिए और पूरे दुनिया के तकरीबन 8-9 ममालिक आपके बाकी रह गए, तो इसके बाद क्या प्लान है? इसको किसी किताबी शक्ल देनी है? हाँ, ये मैं सुकून से बैठूंगा तो उनके बारे में फिर लिखूंगा। अभी तो मैं सोशल मीडिया पे बहुत कम हूँ, सिर्फ इंस्टाग्राम पे डालता हूँ अपने एक्टिविटीज़ या फेसबुक पे, लेकिन अभी उस पर नहीं हूँ, यूट्यूब पे नहीं हूँ। अच्छा, तो इसकी क्या वजह? जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, जो लोग ट्रैवल करते हैं, अपनी पॉडकास्ट करते हैं और उसके साथ साथ वो व्लॉग्स बनाते हैं और उससे ज़्यादा होते हैं, तो आपके इस तरफ रुझान नहीं, आपने सिर्फ दुनिया को घूमने पे ही ज़्यादा तवज्जो रखी हुई? बिल्कुल सही बात कही आपने। मेरा पैशन था कि मैं दुनिया देखूँ ना, और कभी सोचा भी नहीं था कि ये इससे कोई फ़ायदा उठा सकता हूँ मैं,
बस ये था कि मैं शेयर करना चाहता था। जब शुरू किया था मैंने उस वक्त कोई प्लेटफॉर्म नहीं था शेयर करने का। अब है तो फेसबुक पे मैं डाल देता हूँ, लेकिन पता नहीं कैमरा शाय हूँ इसलिए यूट्यूब पे अभी तक हिम्मत नहीं है मेरी जाने की। हाँ। जैसे आपने कहा कि आपने तालिब इल्मी के दौर से ही ट्रैवल शुरू कर दिया था, तो किन्हीं तौर पर फिर आपकी शादी हुई, बच्चे हुए होंगे, तो वो कैसा लम्हा था कि जब, क्योंकि आपका सफ़र था, सफ़र करते थे हमेशा, साल में 10 मुल्क घूमते थे या 15 मुल्क घूमते थे आप लोग, तो क्या हमारी जो भाभी थी वो भी आपकी सपोर्टिव थी, उनको भी घूमने का शौक था, या वो आपकी इस ट्रैवल से तंग थी कि यार ये बंदा तो घर में बैठता ही नहीं है, घूमता ही है? मेरी वाइफ बहुत सपोर्टिव है इस मामले में। हाँ, वो तो चाहती हैं कि मैं सारे कंट्री पूरे करूं। अब शुरू से बच्चे छोटे थे वो टेक केयर करती थी और मैं चला जाता था। हाँ, कभी ले जाता हूँ वाइफ को भी, जो अच्छे कंट्रीज़ हैं जैसे स्कैंडिनेविया है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, मिडल ईस्ट के कुछ कंट्रीज़ हैं, बच्चों को भी ले जाता हूँ। लेकिन जो मुश्किल कंट्रीज़ हैं जैसे पैसिफिक के कंट्रीज़ हैं ना, मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया, पलाव, टोंगा, किरिबाती, तो वहाँ कोई नहीं जाना चाहता ना, एक्सपेंसिव भी बहुत है और कोई फन नहीं है वहाँ ना, कोई देखने की चीज़ भी नहीं है। मुझे तो सिर्फ कंट्री पूरे करने हैं ना, इस वजह से जाता हूँ। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये बताइए भाभी ने कितने मुल्क घूमे हुए हैं? उन्होंने तकरीबन 35 मुल्क देखे हुए हैं। 35 मुल्क देखे हुए हैं, तो इससे अंदाजा ये था कि ज़्यादा मुल्क आपने अकेले ही घूमे हैं? अकेले, जी जी, मैंने तकरीबन 100 मुल्क जो है अकेले घूमे हैं। अच्छा। 3 बेटियां तो उनके साथ 15-12 ऐसे कंट्रीज देखे हैं। बेटा है उसके साथ तो भी बहुत कम देखा है मैंने, तो इस तरह अकेले ज़्यादा सफ़र किया है। तो आपके भी बच्चों में से कोई ऐसे हैं जो जिनको आपको लगता है कि उनको शौक है कि वो भी इस मेरी जो लिस्ट है इसको कंप्लीट कर पाएंगे? उन्हें शौक तो बहुत है। मेरा बेटा अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो अभी उसकी यूरोप आया हुआ था, अब अगली उसकी मीटिंग मेक्सिको में है। अभी इंग्लैंड गया था, सॉकर का बड़ा फैन है ना। अच्छा। आर्सेनल का, तो पिछले महीने गया था आर्सेनल सिटी का मैच देखने। और बेटियों को भी बहुत शौक है। बेटी क्यूबा में इस वक्त और एक बेटी आइसलैंड गई हुई थी, तो सभी को मेरा जैसे बग्स लगा हुआ है घूमने का शौक। हाँ, लेकिन ये किसी को नहीं मैं सारे मुल्क देखूं। अच्छा। हाँ, ये किसी में नहीं है अभी। सर ये बताइए, जब आप कराची में थे तो वहाँ आपके माइंड में था कि आप इतने पूरी दुनिया घूम लेंगे? कभी नहीं सोचा था मैंने, जब क्योंकि कराची से निकलना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन जब मुझे अमेरिका का वीज़ा मिला, स्टूडेंट वीज़ा, और मैं गया वहाँ, मैंने बैचलर किया फिर मास्टर्स किया, तो उससे थिंकिंग काफ़ी चेंज हुई कि दुनिया बहुत बड़ी है, एक्सप्लोर करना चाहिए इसे। मुनव्वर हसन साहब ये बताइए कि अब आपकी एज कितनी है और कितने ममालिक जो हैं वो बच गए हैं जो घूमने आपने? मेरी ईयर ऑफ बर्थ है 1962, तो अब मैं सीनियर सिटीजन हो गया हूँ तकरीबन। ये 9 कंट्री इंशाल्लाह में, अगर नॉर्थ कोरिया खुल गया तो मैं फरवरी में उम्मीद है कि खुल जाएगा। तो अगर ये सूडान बंद है इस वक्त और वेनेजुएला में हम लोगों के लिए बंद है, तो ये 3 अगर खुले होंगे तो मैं अगले साल कर लूँगा इंशाल्लाह। अच्छा। 9 कंट्री इंशाल्लाह ज़रूर। मैं इसलिए ये पूछूं कि आप अभी भी बड़े फिट लग रहे हैं। अच्छा। तो क्या आपका ये प्लान है कि ये ख़त्म करने के बाद दोबारा से शुरू कर देंगे? नहीं, कुछ कंट्रीज हैं मैं चाहता हूँ कि थोड़ा, अब जैसे इंडोनेशिया है, इतना खूबसूरत और बड़ा कंट्री है ना। अच्छा। और डाइवर्स है बहुत। मैंने जैसे बाली देख लिया, जकार्ता देख लिया, तो मैं सोचता हूँ एक बार फिर जाऊँगा मैं ना। ऐसे ही चाइना है, शंघाई, बीजिंग देखना काफ़ी नहीं है ना। तो 3-4 कंट्री ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि जब सब कंप्लीट हो जाएंगे तो जाऊँगा 3-4 वीक के लिए कि अच्छी तरह मैं देखूँगा। सर मैं आपसे तो ये लिस्ट तो पूछ नहीं सकता कि आपने कौन कौन से मुल्क घूमे हुए, तो हम वो आखिरी जो 8-9 मुल्क रह गए वही आप बता दें, तो बाकी समझने वाले देख जाएंगे कि आपने सारी दुनिया घूम ली। तो कौन से मुल्क जो है वो पेंडिंग है अभी तक? अच्छा, पेंडिंग है मेरे 9 मुल्क, उनमें से 6 जो है 6 अफ्रीका में है और 3 जो है, एक है वेनेजुएला साउथ अमेरिका में, यूरोप मैंने पूरा कर लिया है, और एशिया में ये है नॉर्थ कोरिया, और पैसिफिक में 16 कंट्रीज हैं, उसमें सिर्फ एक रह गया नावरो। तो ये कुल मिला के टोटल 9 हो जाते हैं। अफ्रीका के जो है माली है,
निजेर है, चैड है, सूडान है, साउथ सूडान है और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। अच्छा। वो तो बहुत ही ख़राब है क्योंकि कोई गवर्नमेंट है ही नहीं वहाँ। तो देखिए कैसा रहता है। चलिए सर, सोनो न्यूज़ को वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। लास्ट में कुछ मैसेज है जो नए ट्रैवलर्स हैं उनको कुछ कीमती मशवरा देना चाहें? मशवरा मेरा यही होगा कि आप अगर रिसोर्सेज हैं और आपके पास टाइम है और पैशन है तो ज़रूर देखें, दुनिया ज़रूर देखें। अल्लाह ताला ने दुनिया बड़ी खूबसूरत बनाई है और बड़ा अफसोस होगा अगर हम बिना देखे चले गए, तो ज़रूर देखें। लास्टली ये कि आप वाहिद शायद मुस्लिम हैं जो पूरी दुनिया घूमेंगे। हाँ, अगर मैं कंप्लीट कर लूँगा इंशाल्लाह तो मैं पहला मुसलमान हूँगा जो कंप्लीट करेगा। मुसलमान औरतें 2 हैं जिन्होंने कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन मर्द कोई नहीं है। अच्छा। तो मैं चाहूँगा कि मैं पहला मर्द हूँ जो कंप्लीट करे। सर, सोनो न्यूज़ को वक्त देने के लिए एक दफ़ा फिर से बहुत शुक्रिया। नहीं मैं भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू मेरे इज्जत अफजाई क्या। मोस्ट वेलकम जी। ये तो थे सैयद मुनव्वर हसन साहब जिनका ताल्लुक कराची से था और अमेरिका से सफ़र शुरू कर पूरी दुनिया घूमी। सिर्फ 9 ममालिक जो हैं अब बाकी हैं। तो यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पहले मुसलमान मर्द होंगे जो पूरी दुनिया घूमने का एजाज़ अपने नाम करेंगे। देखते रहिए सोनो न्यूज़।